नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सुमित भूषण है और इस चैनल पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस के बारे में। तो ये एक ऐसा डिस्कशन है जिससे आपका जीवन जो है बदल सकता है अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे। और आज जो बातें हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें से कुछ बातों को यदि आप अपने जीवन में उतारेंगे तो संभवतः आपका जीवन जो है वो बदल सकता है। आपकी जो फाइनेंशियल नॉलेज है वो और अच्छी हो सकती है। ये एक ऐसा जो भी बातें हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो एक ऐसा सच है जो स्कूल कॉलेज या किसी और जगह पे शायद ठीक से नहीं सिखाया जाता है। तो आज जो हमारी चर्चा का मुख्य मुद्दा है कि फाइनेंशियल सक्सेस में आखिर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज है। यह कहने का मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति को फाइनेंशियल सक्सेस पाना है तो उसे किस बात पर ध्यान देना चाहिए। क्या उसके लिए फाइनेंशियल इंडस्ट्री की ज्ञान होना जरूरी है या फिर व्यवहार उसका सही है कि नहीं पैसे के प्रति वो ज्यादा आवश्यक है। तो इन इस चीज के ऊपर आज जो है हमारा डिस्कशन रहेगा। तो इसी क्रम में हम लोगों ने साइकोलॉजी ऑफ मनी जो है मॉर्गन हाउसल की, उससे हमने एक कोट उठाया है। तो यहाँ देखिए इस बुक में ये कहा गया है, मैं यहाँ से कोट उठा रहा हूँ कि फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ हार्ड साइंस, इट्स अ सॉफ्ट स्किल वेयर हाउ यू बिहेव इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू नो। मतलब पैसे कमाने और संभालने का खेल जो है वो गणित से कम और व्यवहार से अधिक जुड़ा हुआ है। गणित का मतलब यहाँ पे नॉलेज है। मतलब आप चाहे तो अ, बहुत सारा फाइनेंस के बारे में पढ़ाई कर सकते हैं जो कि आवश्यक भी है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपकी फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज्यादा है तो आप जो है फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। उसके लिए एक दूसरा चीज है जो कि व्यवहार है। वो पैसे के प्रति व्यवहार यहाँ पे मेन मेन मतलब है। कहने का व्यवहार से यहाँ मतलब है पैसे के प्रति व्यवहार। जहाँ पे यहाँ पर उन्होंने लिखा भी है कि हाउ यू बिहेव। जैसे कि बिहेव का मतलब यहाँ पे पैसे के बारे में है ना। तो पैसे के साथ आपका आप अपना रिश्ता जो है कैसे निभाते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि आप क्या जानते हैं पैसे के बारे में। हम इस चीज को आगे देखेंगे वीडियो में। इसी बात को हम आज गहराई से समझेंगे। आ, आज की बातों को समझने के लिए हम कुछ कहानियां हो सकता है डिस्कस करें, कुछ जो है रियल लाइफ उदाहरण को देखें, है ना। और कुछ हम ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स भी आपको देंगे जो आप आज से ही लागू कर सकते हैं और फाइनेंशियल सक्सेस की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क दूंगा जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस असल में होता क्या है। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए हमें क्या चाहिए। जब वो आप खुद से सोचते हैं या कोई उनसे प्रश्न ये पूछता है तो अधिकांश लोगों का उत्तर होता है, कुछ लोग कहते हैं कि हाई आईक्यू चाहिए, है ना। कुछ कहते हैं कि हाई आईक्यू चाहिए। कुछ कहते हैं कि बहुत सारा नॉलेज चाहिए, यानी कि आपने पढ़ाई की है ना, आपके पास ज्ञान है बहुत सारा ये। कुछ और लोग कहते हैं कि कोई सीक्रेट होगा भाई, कि जिसने पैसे बनाए हैं उसको कुछ सीक्रेट पता होगा। तो हाँ, सीक्रेट है। सीक्रेट है यहाँ पे बिहेवियर। आपका बिहेवियर कैसा है। बट आगे हम इसको और अधिक गहराई में चर्चा करेंगे। बट रिगार्डलेस कि आप क्या सोचते हैं कि हाई आईक्यू जरूरी है
या बहुत सारा नॉलेज जरूरी है, या आपके पास कोई सीक्रेट है फाइनेंशियल सक्सेस होने के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया के अधिकांश जो धनवान लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनमें से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। जैसे कि पढ़े लिखे से अगर आप ये समझते हैं कि डिग्री जो है कॉलेज की, वो उससे मेरा मतलब है, तो डिग्री के हिसाब से पढ़े लिखे नहीं है बहुत सारे लोग। जैसे कि जो फेसबुक, जो आजकल के डेट में मेटा कहलाता है, फेसबुक के जो फाउंडर हैं, है ना, मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग जो है, उनके पास कॉलेज डिग्री नहीं है, एक्चुअली कॉलेज ड्रॉप आउट है। उसी प्रकार से जो स्टीव जॉब्स थे, स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, है ना, वो भी यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट थे। मुझे जहां तक मुझे पता है, शायद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट थे। बिल गेट्स भी, जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, वो भी जो है यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट है। बट ये बात सच है कि वो लोग, जो नाम मैं अभी ले रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे अपने अपनी विधा में। जो जो काम उन्होंने किया उसमें बहुत इंटेलिजेंट थे। हालांकि वो कॉलेज ड्रॉप आउट थे। लेकिन ये जो तीन नाम मैंने लिए, ये लोग भी, इनका जो, ये काफी डिसिप्लिन्ड लोग थे। मतलब हैं, मतलब स्टीव जॉब्स तो खैर अब नहीं रहे, लेकिन मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, ये लोग, भले ही इनके पास कॉलेज की डिग्री नहीं है यूनिवर्सिटी की, बट ये बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं और बहुत ही डिसिप्लिन्ड लोग हैं। बट बहुत सारे ऐसे ही लोग हैं जो बहुत इंटेलिजेंट नहीं होते हैं पैसों के मामले में, बट फिर भी वो काफी सारा धन इकट्ठा कर लेते हैं एक लाइफ टाइम के उसमें। तो ऐसा क्यों है? क्यों वो इतने सफल हैं? क्यों ऐसे लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है, जबकि जिसने फाइनेंस की प्रॉपर पढ़ाई की है, ऐसा भी संभव है कि उसके पास पैसा ना हो? तो इसका एक लाइन में यदि उत्तर दिया जाए, तो ये आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने बिहेवियर, यानी कि व्यवहार, हिंदी में यदि कहें तो व्यवहार, उसको उन्होंने कंट्रोल किया है। वो पैसे के प्रति अपना जो रिलेशन है, वो कंट्रोल काफी रहते हैं उसमें वो, है ना। तो अ, आइए देखते हैं कैसे। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि दो लोग हैं। एक, मान लीजिए कोई भी है, जैसे मैं लिख देता हूं नाम, राहुल है। दूसरा जो है सुरेश है। अब राहुल जो है, उसने एमबीए किया है ना। वो एमबीए इन फाइनेंस है, मान लीजिए वो एमबीए इन फाइनेंस है। जबकि सुरेश जो है, उसने कोई अ, साधारण सी पढ़ाई की है, साधारण पढ़ाई की है, ठीक है। लेकिन दोनों में एक अंतर जरूर है। मतलब अंतर तो यही है कि पहले कि राहुल जो है, उसने एमबीए इन फाइनेंस किया है, मतलब उससे एक्सपेक्टेड है कि वो फाइनेंस का एक्सपर्ट है ना। उसको नॉलेज है, अच्छी खासी नॉलेज है फाइनेंस के बारे में। ये इसने कुछ भी पढ़ा है, मान लीजिए कि इसने आर्ट्स पढ़ा है, तो एक्सपेक्टेशन है कि इसके पास फाइनेंस की जो है वो नॉलेज नहीं है, ठीक है। बट दोनों में एक और अंतर है कि ये जो है राहुल, ये डिसिप्लिन्ड नहीं है। ये फाइनेंस के मामले में डिसिप्लिन्ड नहीं है, बट ये डिसिप्लिन्ड है। अब डिसिप्लिन्ड से क्या अंतर है? कि डिसिप्लिन से मतलब क्या है कि ऑल दो राहुल को ये पता है कि इन्वेस्ट कहाँ करना है ना, इन्वेस्ट कहाँ करना है, उसे पता है। कैसे करना है, ये भी उसे पता है। कितना करना है, ये भी उसे पता है। कब करना है, ये भी उसे पता है। बट इन सारे डिसीजंस को लेते टाइम पे वो डिसिप्लिन्ड वे में नहीं रहता है। डिसिप्लिन वे में नहीं करने से क्या तात्पर्य है कि राहुल जो है, वो मान लीजिए कि वो सैलरीड है, वो कहीं पे किसी कंपनी में काम करता है। तो जो इन्वेस्टमेंट है, सपोज कीजिए कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, लेकिन अब वो 2 महीने इन्वेस्ट किया और अगले 6 महीने नहीं किया, या फिर इन्वेस्ट किया 2 महीने और फिर उसे विड्रॉ कर लिया, रिडीम कर लिया जब कोई काम पड़ा। तो कहने का मतलब वो डिसिप्लिन नहीं है। जबकि ये जो लड़का जो है सुरेश,
उसे ऑल दो ये सब नॉलेज नहीं है कि पैसा कहाँ डालना है, कितना डालना है, कब इन्वेस्ट करना है, ये सारी बातें इसे नहीं पता है। बट इसे ये पता है कि मैं थोड़ा थोड़ा जो है, अब जो भी मान लीजिए कि ये जो है राहुल जो है, इसकी नौकरी भी बड़ी अच्छी है, इसने बहुत अच्छी सैलरी वाली नौकरी भी करता है। बट सुरेश जो है, उसकी नौकरी भी जो है वो साधारण सी है, वो ज्यादा पैसे नहीं कमाता है। बट थोड़ा थोड़ा स्मॉल अमाउंट्स जो है वो हर महीने, एवरी मंथ जो है वो पैसा डालता जाता है स्टॉक मार्केट में। और थोड़ा थोड़ा मान लीजिए कि वो 50,000 कमाता है महीने का, और उसमें से वो 5,000 रुपए जो है वो हर महीने स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में समझिए तो वो इन्वेस्ट करते जाता है। स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं लेता है वो, क्योंकि उसे नॉलेज ही नहीं है। वो इतनी पढ़ा, उसको इतना नहीं पता है कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट ये सब वो नहीं पढ़ सकता है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। तो उसे इन बातों के बारे में कुछ नहीं पता है। उसे बस ये पता है कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, और पर मंथ वो करता जाता है। अब बहुत साल तक करता है, मान लीजिए ये जो है ये 20 साल तक करता है, 20 ईयर्स तक करता है। तो और जबकि इन 20 सालों में ये जो है राहुल, इसने कभी पैसा डाला है ना, कभी इनपुट किया, कभी एग्जिट कर गया मार्केट से, है ना, कंसिस्टेंसी नहीं रखी। कभी मान लीजिए किसी महीने उसने 50,000 रुपए डाल दिए, किसी महीने 30,000 रुपए निकाल लिए, किसी महीने 1 लाख रुपया फिर से डाल दिया। फिर कुछ जरूरत पड़ी तो उसके पास एक्यूमुलेटेड था अभी 2 लाख रुपए, तो उसमें से उसने कुछ 1.5 लाख रुपए निकाल लिए, ऐसे करते गया। तो 20 साल में, आफ्टर 20 ईयर्स, आपको क्या लगता है कि दोनों में से किसके पास ज्यादा पैसे होने की संभावना है? तो आप ये जान जाइए कि ये जो है सुरेश, ही विल बी रिचर इन कंपैरिजन टू राहुल, है ना। तो ये कैसे आया? कि ये बिहेवियर से आया। ये अंतर कैसे आया? बिहेवियर से आया। राहुल जो है वो इम्पल्सिव डिसीजन लिया करता था। वो, उसको बहुत जल्दी ही थी अमीर बनने की, इसके लिए वो रिस्की इन्वेस्टमेंट करता था। हो सकता है F&O करता होगा, है ना, ये सारी चीजें करता था वो। पैनिक में आके सेल कर देता था, जैसे कि जब शॉर्ट टर्म में किसी न्यूज के ऊपर मार्केट फॉल करती है, तो उस टाइम पे वो अपने शेयर्स जो है या म्यूचुअल फंड की यूनिट्स जो है वो सेल कर दिया करता था। बट दूसरी तरफ सुरेश ने क्या किया, उसकी नॉलेज तो भले ही कम थी, लेकिन उसके पास पेशेंस था। पेशेंस अगेन एक बिहेवियरल एस्पेक्ट है, ठीक है ना। तो उसके पास पेशेंस था, कंसिस्टेंसी थी, ये भी बिहेवियर है। कंसिस्टेंसी थी, कंसिस्टेंसी का मतलब हर महीने उसने 5,000 रुपये 20 साल तक डाले। और यही चीज डिसिप्लिन में भी आता है, डिसिप्लिन भी था उसके पास। अब ये तीनों चीजें जो है, पेशेंस, कंसिस्टेंसी और बिहेवियर, ये तीनों इधर जो है इस व्यक्ति के पास नहीं था। इस कारण से हमने क्या देखा कि सुरेश ने जो है वो 20 साल में अपनी कंसिस्टेंसी से, डिसिप्लिन से और पेशेंस में, मतलब उसने पैनिक सेलिंग नहीं की, तो इन सब कारणों से उसने जो है पैसे बना लिए, जबकि राहुल जो है वो पैसे नहीं बना पाया। तो इससे हमने क्या देखा कि इमोशन जो है, इमोशनल व्यवहार जो है वो तय करता है कि आप कितना पैसा बनाएंगे, कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो अ, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो फाइनेंस का वर्ल्ड है उसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी तक के डिस्कशन से आपने क्या समझा कि फाइनेंस के वर्ल्ड में सबसे बड़ा खतरा क्या है? क्या मार्केट क्रैश है? कुछ लोग कह सकते हैं कि मार्केट क्रैश है। कुछ कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन सबसे बड़ा खतरा है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, है ना। कुछ कहेंगे कि रिसेशन, मतलब मार्केट ही डाउन चल रहा है ना, वो खतरा है। देखिए ये चीजें खतरा तो है, लेकिन ये खतरा उनके लिए है जो डिसिप्लिन्ड नहीं है, जो डिसिप्लिन्ड नहीं है, जो इमोशनल डिसीजंस लेते हैं। इमोशनल डिसीजन का मतलब कि क्रैश हुआ तो उन्होंने डर के मारे जो है अपने यूनिट्स जो है, या यूनिट्स, म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, या डायरेक्ट स्टॉक्स की बात करें तो शेयर्स, उन्होंने पैनिक सेलिंग कर दी। जब मार्केट क्रैश आया तो वो लगे सेल करने। तो मतलब
सपोज कीजिए उन्होंने 1,000 रुपए में कोई चीज खरीदा था, कोई स्टॉक खरीदा था, और क्रैश हो गया तो उसको 700 रुपये में बेच के वो निकल गया डर के मारे, है ना। तो ये इमोशनल डिसीजन है ना। तो ये सब जो है ऐसा कुछ करते हैं। तो सबसे बड़ा खतरा जो है आपके इमोशनल डिसीजन है। इमोशनल डिसीजन क्या किस वजह से हो सकता है? डर। यही जो मैंने ऊपर कहा कि म्यूचुअल सॉरी ये जो रिसेशन का डर है, या फिर जो मार्केट क्रैश का डर है वो, या फिर एक और इमोशनल एस्पेक्ट है लालच। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत लोग जो होते हैं, इनफैक्ट अधिकतर लोग जो होते हैं, जब वो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आते हैं तो उनको लगता है कि मैं जल्दी से जल्दी जो है अमीर बन जाऊं। देखिए, जल्दी से जल्दी अमीर बनना जो है ना, वो अ, सभी लोगों के साथ संभव नहीं है। जैसे इस लालच में आकर के आप क्या करेंगे, आपका कोई परिचित होगा जो कहेगा कि भाई इस स्टॉक में पैसे डाल दे, है ना, अभी देखना कि वो तुझे एक ही महीने में पैसे को दोगुना कर देगा। आप क्या करेंगे? उठा करके 5 लाख रुपए यदि आपके पास थे तो आपने इस स्टॉक में पटक दिए। अब यहाँ डाल तो दिया, आपने कोई स्टडी की नहीं, आपको तो नहीं पता है ना। किसी के कहने पे आपने डाल दिया, उसने कहा कि मैंने भी डाला है और तुम भी इसमें इन्वेस्ट कर दो और तुम्हारे ही पैसे बन जाएंगे। आपने किया, अब ये क्रैश कर गया। ये फालतू सा कुछ पेनी मान लीजिए कि लालच में आपने, हाँ, एक और लालच होता है कि हम लोग पेनी स्टॉक लेते हैं। पेनी स्टॉक का मतलब क्या है? कि कोई कंपनी जिसके शेयर्स मान लीजिए 1 रुपए में, 5 रुपए में ऐसे, या मे बी सम केसेस में इवन 50 पैसे में भी मिल रहे होंगे। तो ऐसे शेयर आप क्या करेंगे? ये सोच के कि चलिए 1 रुपए का शेयर है, मैं 1 लाख रुपए डाल देता हूँ इसमें, तो मुझे 1 लाख शेयर जो है मिल जाएंगे। और अगर ये 1 रुपए से 2 रुपए तो बहुत जल्दी बन जाएगा, ये आपको लगेगा, है ना, बहुत जल्दी बन जाएगा, तो मेरा 1 लाख रुपया जो है वो 2 लाख रुपया हो जाएगा, है ना। ऐसा आप सोचेंगे और बहुत जल्दी हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। 99% केसेस में ऐसा नहीं होता है। आपके पैसे डूबेंगे। आपको लगेगा कि 1 रुपए से 2 रुपए जाना तो बहुत ही आसान चीज है शेयर किसी भी स्टॉक के लिए। बट ये समझिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा पॉसिबल है कि वो कंपनी ही फालतू की कंपनी थी जिसका आपने शेयर लिया। कोई कारण था कि उसका जो है स्टॉक प्राइस इतना नीचे था, बुरा कारण था, है ना। तो वो बहुत नीचे था, तो आप तो लेके फंस गए। लेकिन समझिए कि 1 रुपया से 2 रुपया आने का मतलब है 100% का वो उसमें रैली आना। तो आपको लगता है कि बहुत कम समय में 100% की रैली आना इतना आसान होगा? हो सकता है कि एक दो केसेस में हो जाए, लेकिन हजारों केस ऐसे होते हैं जिसमें ऐसा नहीं होता है, और लोग इसमें फंसे रह जाते हैं, है ना। तो ये एक लालच, एक और लालच होता है F&O। F&O जो है हाईली लेवरेज्ड काइंड ऑफ ट्रेड है। जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते होंगे उन्हें पता होगा। हालांकि यहाँ वो मुद्दा नहीं है डिस्कस करना, F&O के बेसिक्स हम लोग यहाँ नहीं सीखेंगे। बट आप ये समझिए कि ये भी एक तरह का लालच है। यदि आपने बिना जाने समझे F&O ट्रेड में आप घुस रहे हैं तो वो लालच है। बहुत लोग ऐसे ट्रेडर होते हैं जिनके पास कई वर्षों का अनुभव है, या वो पढ़ाई करके आए हैं, तो मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूँ, उनके लिए ये लालच नहीं है। उनको प्रॉपर नॉलेज है, हो सकता होगा उनके पास प्रॉपर डिसिप्लिन होगा, इमोशनल उनके पास कंट्रोल होगा, है ना। बट ज्यादातर लोग जो F&O ट्रेडिंग में आते हैं, रिटेलर्स जो होते हैं, वो लालच में आते हैं। उनको लगता है कि 100 रुपये लगाऊंगा और वो जल्दी में 10,000 रुपये बन जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है भाई, है ना, ऐसा नहीं होता है। सेबी की रिपोर्ट भी ये कहती है कि 93% लोग जो हैं शायद वो पैसा डुबाते ही हैं अपना F&O ट्रेड में, है ना। तो ये भी एक बिहेवियर है कि डर, लालच। एक और बिहेवियर है जिससे आपको खतरा है, वो है आपका ईगो, यानी कि अहंकार। अब ये कैसे है भाई साहब? इसका स्टॉक मार्केट से क्या रिलेशन है? पैसे बनाने से क्या रिलेशन है? अब स्टॉक मार्केट ही नहीं, मान लीजिए आपने कोई और इन्वेस्ट किया, मान लीजिए आपने जो है आपको लगता है कि मुझे रियल एस्टेट का बहुत ही अच्छा नॉलेज है, मैं जो डिसीजन लूंगा वो सही होगा, और ये समझ के आपने जो है कहीं पे रियल एस्टेट में पैसा डाल दिया। मान लीजिए कुछ भी था, कहीं पे कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, उसमें आपने एक फ्लैट में है पैसा डाल दिया। अब आपको तो लगता था कि मैंने बहुत अच्छी स्टडी की है, 3 साल में ही इसका पैसा जो है दोगुना हो जाएगा,
तो आपने वो फ्लैट जो है वो बुक कर लिया। अब क्या हुआ, कुछ कारण से वो जो है फंस गया, मान लीजिए वहां पे कंस्ट्रक्शन जो है वो फंस गया, कुछ हो गया वहां पे, तो आपके पैसे फंस गए। लेकिन आप तो ईगो में है कि नहीं, मैंने तो सब मैं तो इतना जानता हूँ, हो सकता है कि इसके पहले आपने कुछ रियल एस्टेट में जो पैसा डाला हो उसने आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिया हो, है ना, कि आपके 3 साल में या 4 साल में पैसे जो है 2 गुने हो गए हो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ ये। तो आपको लगता होगा कि अभी तक तो मैंने पिछले इससे पहले 3 बार जो है रियल एस्टेट में ट्रेड किया, कि लेके 3 साल में बेच दिया और वो मेरा पैसा 2 गुना हो गया, तो मेरा डिसीजन अभी भी जो है वो सही ही होगा, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो ये आपके अंदर का ईगो है, जबकि आप देख रहे हैं कि आपने जो 50 लाख रुपए यहाँ डाले थे, वो उसकी वैल्यू बहुत कम हो रही है, अब वो अटक गया है आपका पैसा। तो आप इस अहंकार में जो है वो फंसे हुए रह जाते हैं, है ना। इसी प्रकार से अहंकार स्टॉक मार्केट के भी इन्वेस्टमेंट में हो सकता है। अगेन उसी तरह की बात है कि आपको लगता है कि आपने किसी स्टॉक की, किसी शेयर की बहुत अच्छी से पढ़ाई की है, जो भी उसका एस्पेक्ट्स होते हैं उसके, कि जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट होता है उसके मैक्रो या माइक्रो जो है पैरामीटर्स हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, वो आपने पढ़ा है, टेक्निकल चार्ट्स आपको अच्छे से पढ़ना आता है, जो फंडामेंटल्स हैं उस कंपनी के, उसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, ऐसा आपको लग रहा है। हो सकता है आपने किया भी होगा पढ़ाई, है ना। लेकिन इन सब के बावजूद भी, ये सब करते हुए आपने किसी स्टॉक को पकड़ा और उसमें कुछ पैसे डाल दिए, मान लीजिए 10 लाख रुपए डाल दिए वहां पे। उसके बाद वो स्टॉक लगा गिरने, बट आपके अंदर का ईगो है एक, पता नहीं वो सेल्फ रिस्पेक्ट है या ईगो है, जो भी है, आपको लग रहा है, आपने आप देख रहे हैं कि आपका पैसा डूब रहा है, डूब रहा है ना। और आपसे शायद पढ़ाई उसको अच्छे से समझने में शायद गलती हुई होगी आपसे, बट आप इस बात को, रियलाइजेशन तो आपके अंदर है, बट आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ईगो में आकर कि मैं कैसे गलत हो सकता हूँ। तो इससे भी, ये भी आपके लिए एक खतरा हो गया, आपका पैसे डूब रहे हैं, आप देख रहे हैं, बट आप जो है कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं कि नहीं, मैं इस स्टॉक से नहीं निकलूंगा। हो सकता है कि 10 15 20% के का लॉस बुक करके आप निकल जाते और किसी और स्टॉक में जाते, तो शायद आप ज्यादा पैसे बना लेते। लेकिन आप जो है यहाँ पे नहीं, ईगो के कारण नहीं, वो जो है आप निकल रहे हैं। तो यही जो बिहेवियर है कि डर, लालच, ईगो, ये ज्यादा बड़ा खतरा है रादर देन कि मार्केट क्रैश या इन्फ्लेशन या रिसेशन, है ना। तो यहाँ भी आपने देखा कि जो बिहेवियर है वो ज्यादा बड़ा वो एस्पेक्ट है ना। इसको हम एक रियल लाइफ स्टोरी से भी समझ सकते हैं। आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कुछ लोगों को या बहुत लोगों को याद होगा कि 2008 में बहुत बड़ी, ना सिर्फ भारत देश में, दुनिया के बहुत सारे देशों में, जो वेस्ट के कंट्रीज है और भी कंट्रीज जो है, उनमें बहुत बड़ा फॉल आया था रियल एस्टेट में से ट्रिगर होकर के। और भी ये सारे पूरे स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा खासा फॉल आया था। भारत का जो मार्केट है वो 67% डाउन हुआ था, है ना। समझ रहे हैं कि यदि आपने 1 लाख रुपया लगाया, यदि आपने 1 लाख रुपए लगाए थे इसके टॉप पे, तो आपके पास 33 33,000 रुपीज ही बचे। अब ऐसे में क्या होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो टूट गए होंगे, है ना। अ, डर के मारे, वही बिहेवियर जो हमने पीछे देखा, कि बिहेवियर जो है वो पैनिक कर गए, है ना, उनको डर के मारे जो है वो मार्केट से निकल गए, है ना, पैनिक सेलिंग की। मान लीजिए कि ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसे कई सारे व्यक्ति रहे होंगे जिसने, जो 1 लाख रुपए पे जिन्होंने एंट्री ली थी और 33,000 पे वो निकले, तो पैसा तो लुटा करके निकले। इसमें बिहेवियर एस्पेक्ट क्या था कि देखिए, मार्केट जो है उसके पहले जब क्रैश हुआ 2008 में, उसके पहले मार्केट ऐसे ऐसे जा ही रहा था, रैली ही कर रहा था लगातार। तो जो लोग, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे प्लॉट करूं तो, है ना, ये टाइम एक्सिस है और ये वैल्यू है मार्केट की, है ना। तो कुछ लोगों ने जब ये टाइम रहा होगा तो यहाँ पे देखा या कि अरे मार्केट तो बढ़ा ही जा रहा है, बढ़ा ही जा रहा है, तो कुछ लोगों ने यहाँ एंट्री ली होगी। कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने यहाँ एंट्री ली होगी मार्केट में। कुछ ऐसे लोग होंगे कि यही यही लोग जो होंगे, मान कुछ नए लोग भी यहाँ पे एंट्री ली होगी। कुछ लोग जो पुराने लोग होंगे, जिनको
जिन्होंने ग्रीड, अगेन दूसरा बिहेवियरल एस्पेक्ट जो हमने पीछे देखा था, लालच, उन्होंने देखा कि मार्केट तो भागा ही जा रहा है, भागा ही जा रहा है, भागा ही जा रहा है। तो यहाँ पे आकर के जो पुराने लोग थे, उन्होंने भी बहुत सारा पैसा उड़ेल दिया। तो लालच में उन्होंने डाला कि शायद उनको लगा कि अभी मार्केट और ऊपर जाएगा। बट हुआ क्या कि जैसे ही वो एंट्री लिए यहाँ पे, मतलब एंट्री तो पहले से थी उनकी, लेकिन डबल डाउन किए, ज्यादा पैसा यहाँ डाले, तो मार्केट जो है धड़ाम से जो है थोड़े टाइम के बाद जो है क्रैश हो गया यहाँ पे, है ना। तो उनके तो बहुत सारे पैसे यहाँ पे डूब गए, है ना। अब देखिए ये लॉस भी जो है वो नोशनल लॉस था। नोशनल लॉस क्या होता है कि ये पेपर लॉस है। आपके आपने 1 लाख रुपए डाला म्यूचुअल फंड में मान लीजिए, तो आपको आपके ऐप पे दिख रहा होगा कि अब वो 33,000 ही बचे हैं। लेकिन जब तक आप वो लॉस बुक नहीं करेंगे तब तक वो लॉस एक्चुअली है नहीं। अगर आप मार्केट में रुक गए होते तो हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर से रिकवर हो गई, हुई फाइनली। तो हम सभी को पता है कि लॉन्गर टाइम होराइजन में देखें तो ऐसे ऐसे मार्केट है, फिर ऐसे ऐसे क्रैश है, फिर धीरे धीरे क्रैश है, ऐसे ऐसे करते तो मार्केट आज जो है ऊपर ही है ना। ये 2008 का पीरियड है, ये टाइम जोन जो है 2008 का है ना। तो कुछ लोग जो यहाँ एंट्री लिए वो यहाँ आते आते जो है वो एग्जिट कर गए मार्केट से, लेकिन देखिए इवेंचुअली मार्केट जो है फिर ऊपर बढ़ी ही है ना। और आज तक अगर वो टिके रहते तो उन्होंने पैसे बनाए ही होते। बट जब घुसे थे तो भी लालच था, है ना, ग्रीड था। जब निकले तो वो फियर था। दोनों बिहेवियरल एस्पेक्ट है कि आपको नहीं निकलना चाहिए था शायद। हाँ, अगर आप जो इंडिविजुअल कंपनी जिन्होंने खरीदी हुई है, उनके स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, उनके साथ जरूर खतरा है। लेकिन जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी कि जिनके पास एक पोर्टफोलियो है स्टॉक्स का, उनके लिए उनका पैसा जीरो हो जाए इसकी ऑन पेपर तो प्रोबेबिलिटी है, बट रियल लाइफ में ऐसा शायद ना हो। क्योंकि आप एक अगर म्यूचुअल फंड लेते हैं तो उसमें 30 से 35 से 40 50, कई केसेस में तो 200 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो होता है अपने आप में वो। तो एक साथ ये 30 40 50 कंपनीज डूब जाए या 200 कंपनी डूब जाए, इसके चांसेस थोड़े से कम है ना। तो आप अगर टिके, ऐसे लोग यदि टिके रहते तो आज के रेट में वो बहुत बड़े कैपिटल पे बैठे होते। तो ये एक बिहेवियर है ना। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल हमने देखा कि जिन लोगों ने पैनिक नहीं किया, जिन लोगों ने पैनिक नहीं किया, अपना पेशेंस बनाए रखा, मतलब उन्होंने डर के मारे जो है वो नहीं बेचा, उन्होंने धैर्य जो है यानी कि पेशेंस जो है वो बनाए रखा, है ना, लॉन्ग टर्म का सोचा, ये भी एक बिहेवियरल एस्पेक्ट है। हमेशा इन्वेस्टर को जो है पैसा बनाने के लिए लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए, है ना। तो उन्होंने जो है जो लोग लॉन्ग टर्म का जिन्होंने सोचा होगा, मान लीजिए 2008 था, बट उनको पता था कि भाई मुझे 2040 तक रहना है ना। तो वो अभी भी मार्केट में होंगे। और इस लेवल से जो मार्केट है आज ऊपर ही है, ये जो भी लेवल रहा होगा, यहाँ जो भी लेवल रहा होगा, आज तो 2026 चल रहा है, तो मान लीजिए 2026 में मार्केट यहाँ पे है ना, यहाँ पे। तो इस लेवल से तो फिर भी ऊपर ही है ना भाई। तो आज वो अच्छे खासे पैसे पे बैठे होंगे। तो ये सब जो है हम लोग ने अभी तक क्या देखा कि बिहेवियर जो है, व्यवहार जो है, जब आप निवेश करते हैं तो पैसे के साथ आपका कैसा व्यवहार है, कितना आप पेशेंट है, कितना आप डिसिप्लिन्ड है, कितना कंसिस्टेंट है, कितना आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं, ये सारी चीजें ज्यादा बड़ी चीजें हैं, है ना। तो इसी प्रकार से आप देखिए कि एक और बिहेवियरल चीज है, वो है कंपाउंडिंग। लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की ताकत इतनी खतरनाक है जिसका आप सोच ही नहीं सकते। जैसे कि मान लीजिए कंपाउंडिंग को आम आदमी जो है, हमारा कॉमन ब्रेन जो है वो नहीं, मतलब हम उसकी गणना नहीं कर सकते। जैसे कि मैं यदि आपसे कहूं कि भाई तुम मुझे ये बताओ कि 8 + 8 + 8 कितना होता है, तो आप बहुत तेजी में बता देंगे 24। बट मैं आपसे ये कहूं कि 8 × 8 × 8 ये कितना होता है, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ लोग होंगे जो बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत तेजी में बता देंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये टाइम लगेगा बताने में। तो यही चीज कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग मल्टीप्लाई होता है। कंपाउंडिंग का मतलब पैसे के सेंस में क्या है कि आपने 100 रुपये डाले, 1 साल के बाद आफ्टर अ ईयर वो आपका जो है वो बन गया मान लीजिए 110 रुपये। अब आपने अगर ये 10 रुपया नहीं निकाला मार्केट से,
110 रहने दिया, अगले साल मान लीजिए इसको फिर से 10% बढ़ना है एक साल के बाद, तो अब जो है बेस अमाउंट 110 हो जाएगा। ये नहीं कि 100 रुपए का फिर से 110, तो ये हुआ और 110, 10 रुपए और जोड़ के 120 होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये 110 का 10%, यानी कि 11 रुपए, यानी कि आपके जो अभी 110 थे, वो 110 प्लस 11, 121 हो गया, है ना। तो ऐसे इसी प्रकार से 10-10% से ये बढ़ता जाएगा। तो थोड़े सालों में, मतलब 5 से 10 सालों में आप, ये पैसा हो सकता है डबल ट्रिपल हो जाए। तो यही है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग जो है बिहेवियर में भी लगती है, जैसे कि जो बुक है, आपने शायद नाम सुना होगा, एटॉमिक हैबिट्स, एक बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। कभी हम लोग इस चैनल पे उसकी भी चर्चा करेंगे। तो एटॉमिक हैबिट्स जो बुक है, उसमें कहा गया है कि यदि आप 1% डेली इंप्रूव करते हैं एवरी सिंगल डे, तो एक साल के बाद, यानी कि 365 दिन के बाद, आप जो है टोटल 37% इंप्रूव कर गए चुके रहेंगे। ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है कि समझिए कि एक साल में तो आपका म्यूचुअल फंड में भी डाला हुआ पैसा जो है, लॉन्ग टर्म के लिए जो डाला हुआ पैसा है, वो 12% का ही रिटर्न देता है, 10 से 12% का। लेकिन आपके खुद के ऊपर जो आपने इम्प्रूवमेंट किया 1% पर डे, तो एक साल के बाद आप एक साल पहले जहां थे, जिस लेवल पे थे, उससे 37% आप इंक्रीज कर चुके रहेंगे। आप सब जो है कैलकुलेटर पे इस चीज को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि कैसे समझें इसको, एक और चीज से, जैसे कि आप थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन रोज दिखाते हैं। मान लीजिए आपको गुड फूड खाना है, गुड फूड से मेरा मतलब है हेल्दी फूड खाना है, तो आप थोड़ा थोड़ा डेली ही खाएंगे, तो एक साल में आपके हेल्थ के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका दिखने लगेगा। पैसे के टर्म में कैसे समझे, मान लीजिए आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है बचाने के लिए, आप डेली जो है वो 100 रुपये ही बचाएं। कोई कहेगा कि यार 100 रुपये से क्या ही हो जाएगा, क्या मैं बन जाऊंगा, नहीं। बात 100 रुपये की नहीं है, बात है डिसिप्लिन बनाने की। और यदि आप 100 रुपये डेली बचाते हैं, तो 30 दिन के महीने में आपने 3,000 रुपये बचा लिए, और एक साल में 36,000 रुपये आपने बचा लिए। जब आप शुरुआत आपने की थी, तो आपको बस 100 रुपया ही वो दिखाई पड़ा था, लेकिन साल भर में आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप जो है 36,000 रुपये के कैश पे बैठे होंगे, है ना। तो 36,000 रुपये बहुत बड़ी जनसंख्या है भारत में, जिनके अकाउंट में 500 रुपये भी नहीं होते हैं। और आपने 100 रुपये डेली बचा करके, जो है ना, जो आप फालतू फालतू कुछ कर सकते होंगे, उसमें बचत करके, जो है आपने, मान लीजिए आप डेली जो है खर्च करते हैं, मान लीजिए 200 रुपये, तो आपने आज सोचा कि नहीं, मैं आज से 200 रुपये डेली नहीं खर्च करूंगा, मैं 100 रुपये खर्च करूंगा, है ना। तो देखिए, आप 36,000 रुपये साल के अंत में बचा चुके रहेंगे। ये एक डिसिप्लिन है। हर महीने इन्वेस्ट करना, जो एसआईपी जिसको बोलते हैं, वो एक डिसिप्लिन है। अ, अ, एक और डिसिप्लिन होता है कि इन्वेस्ट इम्पल्सिव खरीदारी से बचना, हाँ, जो फोमो जिसको बोलते हैं। जैसे कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, आपने देखा कि आपका कोई साथी है जिसने बोला कि भाई, अ, मैंने तो वो वाले शेयर में बहुत सारा पैसा डाल दिया है, तो आपने देखा कि 10 और लोगों ने डाला है, उन सबका पैसा बनने लगा। आपने भी जल्दबाजी में बिना कुछ जाने परखे उसके बारे में जो है वो वहां पैसा डाल दिया, और हो सकता है कि आपका डालते ही वो क्रैश कर जाए। तो इन सब डिसिप्लिन से, ये सब से अगर आप बचते हैं, फोमो से, तो आप जो है पैसा बना ले जाएंगे। तो यही छोटी छोटी आदतें जो है, वो समय के साथ बहुत बड़ा वेल्थ बना सकती है ना। तो हमने क्या देखा कि फाइनेंशियल सक्सेस के कुछ व्यवहारिक नियम हैं, बिहेवियरल रूल्स हैं। एक क्या है, पहला क्या है कि कहते हैं कि एक पुराने समय में आपने कहावत सुनी होगी बचपन में शायद, कि तेती पाँव पसारी है जेती लंबी सौर, मतलब जितनी आपकी, आप कॉमन लिंगों में कहूँ, आजकल के मॉडर्न लिंगों में, तो जो भाई जितनी औकात है ना, उतनी ही खर्च करे। अगर आपको अधिक खर्च करने का मन कर रहा है, तो आप अपनी औकात पहले बढ़ाइए। औकात बढ़ाने से मतलब है ज्यादा पैसे कमाइए, है ना। लेकिन बेसिकली आप जिस भी मोड़ पे खड़े हो अपने जीवन में, आप जितना पैसा कमा रहे हैं ना, उससे कम ही खर्च करिए। सबसे पहले तो ये हो गया, है ना, कम खर्च कर।
यार नहीं तो इसमें तो लोग जो है और एक लेवल ऊपर चल के बोलते हैं कि फ्रूगल जिंदगी जीना। फ्रूगल मतलब कि आपकी जितनी आप जितना अफोर्ड कर भी सकते हैं। मान लीजिए आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं और आप सेकेंड एसी अफोर्ड कर सकते हैं, तो करियर के शुरुआती दिनों में आप या तो थर्ड एसी में जाएं या नहीं तो स्लीपर क्लास में जाएं, है ना। और उस पैसे को बचाएं और कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें जहां पे आपके पैसे ग्रो करने की संभावना है ना। तो फ्रूगल जिंदगी जिए। एक और नियम होता है कि आप इम्पल्सिव डिसीजन से बचिए, जो हमने इसके पहले भी डिस्कस किया है। इम्पल्सिव डिसीजन से आप जो है बचिए। किसी के किसी को देख के किसी का सुन के आप ना करें डिसाइड। आप पहले आपको जो भी डिसीजन लेना है, कौन सा मैं म्यूचुअल फंड लूं, कौन सा मैं प्लॉट कहाँ खरीदूं, रियल एस्टेट में कहाँ इन्वेस्ट करूं, गोल्ड में करूं, वो आप अपने विवेक के आधार पे ही करें, अपने नॉलेज अपनी नीड के आधार पे ही करें। कितने समय के लिए आप उस पैसे को वहां छोड़ सकते हैं, ये जान के ही करें। ये देख के ना करें कि किसी ने आपको कह दिया या कहीं से आपने सुन लिया। अगला क्या है कि लॉन्ग टर्म का सोचें। ये सब कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट है। क्या क्या हमने देखा है अभी तक कि कम खर्च कीजिए, फ्रूगल जिंदगी जिए, इम्पल्सिव डिसीजन से बचिए, लॉन्ग टर्म का सोचिए, हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचिए, कंसिस्टेंट रहिए, मतलब निरंतरता बनाए रखिए। आपके पास थोड़ा ही पैसा है, मान लीजिए आपके पास 500 रुपये ही डालने के लिए है महीने में, आप कम कमाते हैं, मान लीजिए आप 20,000 रुपये ही कमाते हैं, तो 500 रुपये से आप शुरुआत कीजिए। और लेकिन उसको छोड़िए मत। वो हर आपको लगेगा 500 से मैं क्या ही कर लूंगा भाई, साल में 6,000 बचाऊंगा। बट आप ये भी तो देखिए कि आप कमाते भी तो अभी 20,000 रुपये महीने का ही है। 20,000 रुपये महीने कमा करके आपने साल में अगर 6,000 रुपये बचा लिए, तो ऑलमोस्ट ये आपके एक मंथ की सैलरी का 1/3 है ना। और इस पर अगर कुछ मान लीजिए इस पैसे को आप सिंपल बैंक की रेकरिंग डिपॉजिट में भी यदि डाल रहे हैं, तो उस 6,000 रुपये के ऊपर 6% आपको मिल जाएगा, है ना। तो 6,000 का 6% आप जोड़ लीजिए, आपको मैथ कर लीजिए कि कितना होता होगा। तो 1-2 साल में आप एक मंथ की सैलरी के बराबर हो सकता है बचा ले। और उससे बड़ी बात यह है कि ये आपको एक डिसिप्लिन देगा। अगर आप 20,000 रुपये की जब सैलरी है और अगर आपने 500 का बचाने की आदत नहीं डाली, तो आपका 1 लाख रुपया भी आने लगेगा ना, तो आप उसमें से भी कुछ पैसा नहीं बचाएंगे, क्योंकि ये चीजें आदत में आती हैं। आप 20,000 रुपये में 500 रुपये भी नहीं बचा रहे थे, मतलब पूरा पैसा खर्च कर दे रहे थे, तो जैसे ही आपकी सैलरी 50,000 रुपये होगी, आप अपने खर्चों को बढ़ा लेंगे, क्योंकि आपने तो डिसिप्लिन था ही नहीं। तो डिसिप्लिन पहले बढ़ाना बहुत जरूरी है ना। तो इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से है कि जो ये इम्पल्सिव बाइंग से रिलेटेड जो है, कि आप अपने इमोशंस जो है उसको कंट्रोल में रखिए। इमोशनल कंट्रोल जो है वो आपके उसमें होना चाहिए, है ना। कि डर, ना तो आप में डर हो, ना लालच। ये सारी मतलब जब मार्केट क्रैश कर रहा हो तो आपने बेच दिया अपने स्टॉक्स को, मार्केट ऊपर जा रहा हो तो आप बहुत सारे जो है खरीद लिए। ये चीजें ना करें। ये आपको डिसीजंस लेना है तो जरूरत के आधार पे ही ले, या नहीं तो अपनी अच्छे से पढ़ाई आपने की है, आपको नॉलेज है कि मुझे अभी इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए, तो ही आप निकले। ये नहीं कि मार्केट क्रैश हो रहा है लेकिन कंपनी अच्छा है और मैंने ये नहीं देखा, बस ये देखा कि उसकी वैल्यूएशन गिर रही है तो मैंने बेच के निकल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो अपने इमोशंस को आप जो है वो कंट्रोल में रखिए। तो इन सब तरह का यदि आप अगर माइंडसेट जो है अगर आप अपना शिफ्ट करेंगे, आप फाइनेंशियली आप जो है फाइनेंशियली जरूर सक्सेसफुल, फाइनेंशियल सक्सेस आपको जरूर मिलेगी, है ना। तो आ, आप आपने जो आज डिस्कशन देखा उससे आप आज ही एक डिसीजन ले सकते हैं कि कुछ छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हैं। जैसे कि जब आप कुछ खरीदने जाते हैं तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या आपको सच में उस चीज की जरूरत है, या आप इम्पल्सिव बाइंग कर रहे हैं, है ना। तो ये एक छोटी सी चीज है, करिए, ये एक्सरसाइज करके देखिए, है ना। और अंत में जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं आपको एक फ्रेमवर्क दूंगा सोचने का तरीका जो आपको बदल देगा, ये भी एक बिहेवियर है। अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि मैं मेरी जो इनकम है
जैसे ही मेरी सैलरी आएगी तो उसमें से जो मेरे खर्चे होंगे, जो एक्सपेंसेस हैं, वो मैं कर लूंगा, और तब जो बचेगा उसको मैं सेव करूंगा। आपको इस इस इक्वेशन को थोड़ा सा बदलना है कि आपकी इनकम आई और आप पहले उसमें से सेविंग कर लीजिए, और फिर जो बचे उसको उसका एक्सपेंसेस में रखिए उसको। अभी भी पैरामीटर वही तीन है, इनकम, एक्सपेंस और सेविंग। इनकम, एक्सपेंस और सेविंग अभी भी वही है, बट थोड़ा सा चेंज हो गया। मतलब पैसे आए, हम खर्च करते थे पहले, और फिर जो बच जाता था खर्च करने के बाद, उस पैसे को हम बोलते थे कि हमारी सेविंग है। ये ना करके आप ये पहले डिसाइड कर लीजिए कि जैसे ही मेरा इनकम आएगा उसमें से एक छोटा सा अमाउंट मैं कहीं और रख दूंगा। मान लीजिए मैंने दूसरा बैंक अकाउंट खोल लिया, उसमें ट्रांसफर कर दिया, मैंने म्यूचुअल फंड में डाल दिया, मैंने कुछ भी करे, सेम ही बैंक अकाउंट में मैंने एक रेकरिंग डिपॉजिट डाल दी। जैसे ही मेरी सैलरी आए उसमें से 500 रुपये मेरा रेकरिंग डिपॉजिट है। कुछ भी आप आधा तक डाल दीजिए, है ना। उसके बाद भाई मेरी 20,000 की सैलरी थी, मैंने 500 का रेकरिंग डाल दिया, 19,500 ही मैं खर्च करूंगा। यही मेरे खर्च करने के लिए, आप ये मान लीजिए कि मेरे पास जो है मेरी सैलरी ही 19,500। तो ये आपको धीरे धीरे जो है आपका डिसिप्लिन एक आपके अंदर ले आएगा, और जब आपकी सैलरी बाद में बढ़ेगी तो आप बड़े अमाउंट जो है वो सेव कर पाएंगे। तो इस तो ये एक मैंने आपको फ्रेमवर्क दिया है ना। आप इसको अप्लाई करके देखिए जीवन में, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। तो अ, तो फाइनली कंक्लूड करने के लिए आप याद रखिए कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस बिहेवियर का गेम है। आप कितना जानते हैं ये जरूरी नहीं है, आप कैसे बिहेव करते हैं यही वो सब कुछ है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने कम्युनिटी में, अपने सर्कल्स में इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपने आज के वीडियो से क्या सीखा। आप अपने बिहेवियर में कौन सा ऐसा चेंज लाने वाले हैं जो पहले से नहीं था आप में। यदि आप में ये सारी बातें हैं पहले से जो हमने डिस्कस किया है, तो भी आप शेयर कीजिए और अपना एक्सपीरियंस बताइए, ताकि बाकी लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को और मिले, क्योंकि आपका तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी वीडियो में, किसी और बुक के किसी और चीज को हम लोग जो है कवर करेंगे। तब तक आज की जो लर्निंग है उसको आप याद रखिए कि भाई वेल्थ इज बिल्ट बाय बिहेवियर, नॉट बाय बिलियंस। थैंक यू, गुड बाय। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।